हेलो मेरे मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास 10th में मैथ्स में। जो हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर होने वाली है हमारी 5। तो क्लास 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और यहां से आज हम चालू करेंगे 3.2। हमारी 3.2 3.1 हमारी पिछले क्लासेस में हो चुकी है, बढ़िया तरीके से हुई है। सारे क्वेश्चंस आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और आगे की हम क्लास चालू करते हैं। तो आइए फटाफट से, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो पहला जो सवाल है, प्रश्न क्रमांक पहला, ये वाला जो सवाल आप देख पा रहे हैं, ये वाला सवाल है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और ये वाला सवाल आपको मध्य प्रदेश की 2023 और 24 में ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसके ये भी चांसेस है कि ये सवाल आपको इस बार भी परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपको एक समीकरण ये वाला दे दिया है और ये दूसरा वाला समीकरण दे दिया है। तो दोनों समीकरणों में से आपको x और y के वैल्यू निकालने हैं। तो क्या किस प्रकार से हम इनके निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अब कहने का मतलब आपको x और y के ही वैल्यू निकालने हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि दो नंबरों का जोड़ जो है वो 14 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबरों का जो अंतर है, घटाव जो है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आप ऐसे भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि दो नंबरों का जोड़ 14 आए और उनका अंतर कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हम मेजर नहीं कर पाए तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आपने समीकरण नंबर 1 लिखा, हाँ, समीकरण नंबर 1 से x का मान आप निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना आपको, तो पहले समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। ये आ गया x प्लस वाई बराबर 14, है ना। अब उसके बाद में प्लस वाला y उधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर में 14 माइनस के y, ठीक है। हाँ, प्लस वाला y कहां चला गया, माइनस में चला गया। तो आप इस वाले समीकरण को नाम दे सकते हैं कि ये वाला समीकरण नंबर कौन सा हो गया हमारा, 3 समीकरण नंबर हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण किस में रखेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर हम कौन सी विधि कर रहे हैं, हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। इस विधि को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। अब आइए, तो यहां पे हमने x के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से निकाला और दूसरे में हम रखेंगे। तो दूसरे में रखने से पहले दूसरे को रखेंगे कि भैया दूसरा समीकरण क्या है हमारा, तो वो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। यह हमारा दूसरा समीकरण है ना। तो दूसरे समीकरण में हम x की जगह लिखेंगे 14 माइनस वाई। क्या लिखेंगे हम यहां पर, x की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, फिर अगला वाला माइनस वाई है, फिर आपका हो गया 4। बात आ रही समझ में आपको। हमने क्या किया है, यहां पर हमने x की जगह क्या रख दिया है, x की जगह हमने 14 माइनस वाई लिखा है। इस वाले x की जगह आपको क्या लिखना है, 14 माइनस वाई लिखना है। ये मैंने यहां लिखा है, x की जो वैल्यू थी वो 14 माइनस वाई थी, तो जो हमने यहां पर प्रतिस्थापित कर दी, हमने रख दी। रखने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको आगे हम सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। अब क्या होगा यहां पर, अब यहां पर इस प्रकार से ये होने वाला है कि 14 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, परंतु माइनस के वाई और माइनस के वाई, कितने वाई हैं आपके, माइनस वाई और माइनस वाई, 2 वाई हैं। तो माइनस के 2 वाई आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। माइनस और माइनस, मैंने आपको कई बार ऐसा कहा है कि जब भी आपके चिन्ह एक जैसे हों तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब चिन्ह एक जैसे हों तो जोड़ना है। तो भाई और भाई कितने भाई, 2 भाई। हाँ, एक बात ये भी क्लियर कर देता हूं कि अगर माइनस के भाई में माइनस के भाई का अगर आप इंटू करेंगे तो प्लस के भाई स्क्वायर आता है। ये भी बात ध्यान रखें आप, है ना। तो क्या हुआ था यहां पर,
माइनस के वाई में माइनस का वाई क्या होता है, -2y होता है, और माइनस वाई का माइनस वाई में इंटू होता है, तो प्लस का वाई स्क्वायर होता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। छोटी छोटी सी चीजों को अगर आप डिटेल में समझेंगे, इन चीजों को ध्यान रखेंगे, तो यहां से हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं हो पाएंगे। अब देखिए बढ़िया तरीके से, माइनस के वाई और माइनस के वाई आपके हो गए -2y हो गए, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है आपका 4 चल रहा है, ये 4 हो गया। फिर अगली प्रोसेस में क्या करेंगे, माइनस वाला 2 है अपने ही प्लेस पे रहेगा, पर ये जो 4 है प्लस वाला जो 14 है ये इधर आएगा, तो माइनस वाला 14 हो जाएगा। हो गया माइनस का 14 हो गया। उसके बाद में माइनस के 2 हाई होंगे। फिर आप ध्यान लगाइए कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 14 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए। लग गया। हाँ, अब दोनों नंबर आपस में घटेंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि 14 का जो साइन है वो माइनस का है और 4 का साइन प्लस का है। तो जब साइन अलग अलग हो तो घटाना है, और जब साइन एक जैसे है तो जोड़ना है। तो यहां क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू -10 अपॉन में -2, तो y इज इक्वल टू प्लस का 5 आ गया वैल्यू आपका। y का वैल्यू कितना आया, 5 आया है। बात आ रही समझ में। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, बहुत इजी तरीके से सवाल को सॉल्व किया है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को 1 मान लिया और दूसरे वाले को मान लिया। ये दोनों हमारे रेखिक समीकरण के युग्म है ना, द पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पर। तो दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों की दोनों। पहले वाले को हमने इक्वेशन फर्स्ट माना और दूसरे वाले को सेकंड मान लिया। मानने के बाद में हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला। आप y से भी x का मान निकाल सकते हैं, आप पहले समीकरण में से y का भी मान निकाल सकते हैं, पर स्थिति यह बन रही है कि आप किसी भी का मान निकाल सकते हैं, पर आपने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। निकालते कैसे है, मैंने आपको बताया, बढ़िया तरीके से समीकरण को लिखो। प्लस वाला y कहां चला गया, इधर माइनस में चला गया। फिर इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। मानने के बाद में x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर जो 2 था आपको निकालना 1 में से और रखना 2 में ही, ये भी बात ध्यान रखें। अगर आप 2 में से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, और 1 में से x का मान निकालेंगे तो 2 में रखना है आपको। उसके बाद क्या हुआ कि x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हमने लिख लिया। फिर x की जगह हमने 14 माइनस वाई लिख दिया और बढ़िया तरीके से यहाँ सॉल्यूशन करते गए, और यहां आ गया y की वैल्यू 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। कहां रखेंगे, y के मान को, हाँ, y बराबर 5 को समीकरण 3 में। अब आप पूछ रहे हैं कि सर 3 में रखें कि 1 में भी तो रख सकते हैं ना। हाँ, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, और 3 में भी रख सकते हैं। आप किसी भी समीकरण में आप y के मान को रख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण। तो आप किसी में भी y के मान को 5 को रख सकते हैं। यहां रखेंगे तो 14 में से 5 घट के आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। यहां रखेंगे तो फिर उसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या करें, बढ़िया तरीके से समीकरण नंबर y बराबर 5 को समीकरण 3 में रख दीजिए। ये सरल बन गया समीकरण, है ना। तो समीकरण नंबर 3 क्या आपका, x बराबर 14 माइनस वाई। तो आइए 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, ये आपका कौन सा था, ये आपका समीकरण नंबर 3 था। हाँ, तो इसमें हम क्या रखेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, हम y की जगह 5 पुट करेंगे। तो x बराबर 4, 14 माइनस 5, तो फाइनली x की वैल्यू आपकी हो गई 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। अब ये थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि आपकी x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 9 निकाली है, और y की वैल्यू क्या है आपकी, 5 निकाली आपने। हाँ, अब आप थोड़ा सा ये ध्यान लगाइए कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे, तो 9 में अगर हम 5 को जोड़ दें, 9 में अगर 5 को जोड़ दें तो 14 आ जाए। हाँ, अगर 9 में से 5 को कम कर दें या घटा दें तो 9 में से 5 कम होता है तो 4 आता है। क्या ये वाकई में हमारे यहां पर इस प्रकार से आप इसको जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का, बहुत इजी सवाल था। तो आपके अभीष्ट हल क्या हो गए, अतः आपके जो अभीष्ट हल जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं आपके, अतः हल जो है आपके x बराबर में 9 तथा y बराबर में 4 है। यह आपके सवाल का उत्तर है। बढ़िया तरीके से आप इसको बॉक्स में लिख के आए।
क्या आ रहा है आपका हल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बराबर 9 और y बराबर 4। हाँ, ऐसे दो नंबर आपको बताने थे जिनका जोड़ 14 आए। तो x की जगह अगर हम 9 रख दें और y की जगह अगर हम 5 रख दें तो 14 आ जाएगा। समीकरण तो हमारा यही था ना। हाँ, क्या था हमारा, यही वाला था कि x प्लस वाई बराबर 14 लाना था आपको, और एक में आपको लाना था x माइनस वाई बराबर आपको 4 लाना था। कितना लाना था, 4 लाना था। तो 4 लाना था, तो आपका x का मान कितना निकला, x का मान निकला आपका 9 निकला, और y का मान आपका निकला 5 निकला। तो देखिए अब ये 14 बराबर 14 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ ये आ गया 14 बराबर 14। तो ये आपकी जांच सिद्ध हो गई। आपको जांच सिद्ध करके नहीं बतानी, आपको तो सिर्फ वहां पर प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताना। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से हम वहां पे हमारे उत्तर को चेक कर सकते हैं। अब ये वाला पहला वाला समीकरण था हमारा, और ये वाला हमारा दूसरा समीकरण था। अगर हम x की जगह 9 लिखें और y की जगह कितना लिखें, 5 लिखें, तो ये जो 9 में से 5 जाएगा तो देखो 4 बराबर 4 भी आ गया है, मतलब दोनों पक्ष आसानी से बराबर आ गए। तो आपको दो संख्या निकालनी थी जिनको जोड़े तो कितना आना चाहिए, 14, और उनको घटाएं तो 4 आना चाहिए। आप इस प्रश्न को एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हो जाने के बाद में एक तरीका और मैं आपको बढ़िया तरीका बता देता हूं। तो समीकरण हमारा पहला था x प्लस वाई बराबर कितना था हमारा, 14 था। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा क्या था हमारा, x माइनस वाई इजिकल टू कितना था, 4। ये समीकरण नंबर हमारा 2। ये हमारे दो समीकरण थे, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां आप इनको ऐसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाए तो आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप बढ़िया तरीके से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, प्लस वाले y से माइनस वाला y कैंसल हो गया। हाँ, ये आपकी सेकंड विधि है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आज हम प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, हम फिर विलोपन विधि के भी सवाल करेंगे। तो अभी हम प्रतिस्थापन विधि को बढ़िया तरीके से सीखते हैं, पर ये विलोपन से होगा ये सवाल, पर ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 14 और 4 हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 18 हो जाएंगे। अब 18 के नीचे कौन चला जाएगा, 2 चला जाएगा, तो 2 इसको कितने बार डिवाइड कर देगा, 9 बार में डिवाइड कर देगा। आ गया ना डायरेक्ट ऐसे भी उत्तर। हाँ, तो ऐसे भी आप x का मान आप 9 ला सकते हैं। y के मान को 5 करने के लिए क्या कर दें, आप क्या कर दें कि यहां पर ये जो आपका समीकरण था x प्लस वाई बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में 4, तो यहां पे आप चिन्हों का परिवर्तन कर दीजिए। क्या कर सकते हैं आप, चिन्हों का परिवर्तन। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस, ये वाला माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस, और ये वाला प्लस बन गया आपका माइनस बन गया, ठीक है ना। अब माइनस बन जाने के बाद में ये वाले आपके जो x हैं, x वाले पार्ट आपके कैंसिल हो गए, बट y वाले पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 2y बराबर में 14 में से 4 कम हुआ तो आपका हो गया 10, और y बराबर 10 अपन में कितना चला गया, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहां से भी आप इस प्रकार से आप सवालों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखें आप कि सवाल को आपको कौन सी विधि से करने को कहा है। प्रतिस्थापन विधि से करने को कहा गया है, तो इस सवाल को आप प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करके आएंगे परीक्षा में। बढ़िया तरीके से दोनों समीकरणों के नाम दे देंगे, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है ऐसे आप सॉल्व करेंगे। x का मान 9 आया था जो यहाँ पे आगे लिखा था, और y का मान आपका 4 आया था। ओके, y का मान 4 आया था ना, यहाँ पे 5 आ रहा, 2 से ये कैंसिल हुआ, 10 में से 4 गया तो कितना हो रहा है यहाँ पे 10, और ये कैंसिल होगा तो 2 है 5 होगा, है ना, 14। तो y का मान हमारा कितना आ रहा था, 5 आएगा, है ना। y का मान कितना आएगा हमारा, 5 आएगा हमारा। हाँ, यहां पे गलती होगी, y का मान हमारा यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं, y का मान 5, ठीक है। हाँ, y का मान 5 ही है। ओके, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का पहला सवाल हमारा समाप्त हुआ। अगले सवाल पे हम आते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है इसका तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये वाला प्रश्न मैं आपको 3 स्टार दे रहा हूं, ठीक है ना भैया। कितने स्टार, 3 स्टार। आप कहने का मतलब आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सवाल परीक्षा में आएगा, जरूर आएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब बढ़िया तरीके से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब हुआ क्या कि आप यहां लिखेंगे कौन सा वाला हल्का वाला समीकरण आपको दिख रहा है,
छोटा वाला ऊपर है और बड़ा वाला समीकरण नीचे। तो आप ऊपर वाला जो छोटा वाला जो समीकरण है s माइनस टी, इसमें से s का मान निकाल लीजिए। निकाल सकते हैं? हाँ, तो समीकरण एक से s का मान निकालने पर इस प्रकार से आप भाषा लिख देंगे बढ़िया तरीके से। हाँ, तो s माइनस में t बराबर में 3। ये सवाल मेरा बहुत फेवरेट सवाल है। हर बार बच्चे कई बार क्या है कि डाउट आ जाते हैं, पर मैं इनको ये कह देता हूं कि यहां पर जो s है ना वो समोसे का काम करेगा और t जो है ना वो चाय का काम करेगी, टी इन चाय। हाँ, तो देखिए ये हो गया हमारा, यहां से हम s का मान निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? s बराबर में 3 प्लस में t, ये प्लस है और ये t है, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? 3 दे दिया। हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 और 2, ये दोनों समीकरण हमको प्रश्न में दिए जाएंगे, पर हमको हल करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 से s का मान निकाल लेंगे, तो 3 प्लस टी होगा। आप t का भी मान निकाल सकते हैं, बट बढ़िया तरीके से सॉल्व करिए। s का मान 3 प्लस टी हो गया। अब इसको हम कहां रख देंगे? वही प्रोसेस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, है ना? कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हाँ, तो समीकरण s के मान को समीकरण 2 में रखने पर हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, है ना? तो ये वाली हम मेथड कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस वाले समीकरण में वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 है हमारा s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है? हाँ, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां आने के बाद में हम क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से s की जगह हमको क्या रखना है? 3 प्लस t रखना है। इस वाले s की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 लिखेंगे। हाँ, s का मान क्या है? 3 प्लस टी, तो ये 3 प्लस टी इस s की जगह हम रख देंगे, रखने वाले हैं। क्या रखेंगे? 3 प्लस टी अपॉन में कितना चला गया आपका? 3 है, प्लस टी अपॉन में 2, कितना है? टी अपॉन में 2, टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। अब बढ़िया तरीके से इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व? जब भी आपको बीच में प्लस वाला निशान दिखे तो आप कुछ ना करें, नीचे नीचे वाली दोनों संख्याओं का आप इंटू कर दीजिए। अलग अलग संख्याएं हैं तो आप इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो कितना हो रहा है गुणा? यहां पर 3 2 जा 6। ओके, और इस प्रकार से थोड़ा बड़ा वाला बटन लगा लीजिए, है ना? अब उसके बाद में 2 का इंटू हम कहां करेंगे? 2 का इंटू हम करेंगे 3 प्लस टी में, फिर प्लस वाला है तो प्लस लगा दीजिए, फिर इस 3 का इंटू टी में कर देना, तो ये 3t हो जाएगा। बराबर में 6 चल रहा है। यहां तक हो सकता है आपका? कुछ नहीं किया है, ध्यान से देखिए। देखो 3 का इंटू 2 में किया तो 6 हो गया, फिर 2 का इंटू हम 3 प्लस टी में करेंगे, दोनों में इंटू होगा तो मैंने अभी आपको ब्रैकेट लगा दिया, फिर 3 का इंटू टी में होगा तो 3t हो गया। अब देखिए उसके बाद की प्रोसेस क्या हो रही है? 2 का 3 में करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा, प्लस इसी 2 का इंटू 2 में करेंगे तो 2t होगा, प्लस में 3t आगे बैठा हुआ है, यहां तक इंटू नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट तक इंटू करना है। ओके, हाँ, अपॉन में फाइनली कितना है आपका? 6। अपॉन में यहां पर 6 के नीचे कुछ नहीं तो आप क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। हाँ, अब फाइनली अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 2t और 6 दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, हाँ, क्योंकि t वाला पार्ट t वाले में ही जुड़ पाएगा, तो 6 अपनी जगह पर रहेगा, 2t और 3t कितने t? 5t हो जाएंगे, होल अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं बढ़िया तरीके से। क्या हुआ? 6 अपनी जगह पर ही रहेगा, परंतु ये 2t और 3t, तो कितने t? 5t। ओके, बराबर 6 अपॉन में 1। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब पोजीशन अब हमारी क्या बन रही है? बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, तो यहां सिर्फ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे, है ना? तो देखिए 6 प्लस 5t का 1 में इंटू करेंगे आप, 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t, यहां पे कौन चला जाएगा? 1 चला जाएगा, और उधर कौन चला जाएगा?
6 इंटू 6 चला जाएगा। कौन चला जाएगा? 6 इंटू 6 चला जाएगा। ये 6 इंटू 6 चला जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। हाँ, जब भी बीच में प्लस हो तो आपको नीचे नीचे ही इंटू करना है और फिर कैंची इंटू कर देना है। बट आपको बीच में इक्वल का साइन हो तो नीचे नीचे इंटू नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कैंची इंटू या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसको कहते हैं। हाँ, अब आगे हम चलते हैं इस पे। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 36 हो गया। हाँ, अब उसके बाद में ये 36 हो जाएगा, 6 में 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, यहां 1 का इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 प्लस में 5t इज इक्वल टू 36, 5t 36 माइनस में 6 प्लस का 6 उधर गया माइनस, 5 क्यों नहीं गया? 5 तो t के पास है ना, पहले 6 जाएगा, 6 चला गया तो 30 में से 36 में से 30 गया तो बचा कितना? 30। 36 में से 6 गया तो 30 बचा। अब ये प्रश्न, ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसको यहां पे -5 कर देते हैं, वो गलत है। ये इसके मल्टीप्लीकेशन में, कहां है? मल्टीप्लीकेशन में, तो कहां जाएगा वो? अपोन में जाएगा। हाँ, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो गई है। समझ गए? हाँ, देखिए कहां से हमने शुरू किया? यहां से हमने शुरू किया। किस प्रकार से सॉल्व करते आए? हमने समीकरण नंबर 1 इसको माना, समीकरण नंबर 2 इसको माना। मानने के बाद में हमने समीकरण नंबर 1 में से इसके मान को निकाला यहां से, और इसी एस के मान को हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया। रखने के बाद में यहां वाली कंडीशन बनी है, फिर 3 में 2 का इंटू हुआ, 6 हो गया, 2 का इंटू ऊपर और 3 का इंटू इधर, ये वाली प्रोसेस हो गई थी। फिर यहां पर हमने इनको थोड़ा सा टी वाले जुड़ गए और 6 को उधर फिर यहां हमने लिया और बढ़िया तरीके से हम यहां पर आ गए। यहां आने के बाद में 1 का इंटू करने पे कोई इफेक्ट या फर्क नहीं पड़ा और बढ़िया तरीके से 6 उधर माइनस में चला गया घटने के लिए और 30 बचा। 5 का 30 में डिवाइड लगाया तो 6 आया। अब टी के मान का हम क्या करते हैं? टी के मान को हम समीकरण नंबर कहां रखते हैं? टी बराबर 6 को समीकरण 3 में रखने पर तो भैया हमने पिछले सवाल में भी तो 3 में ही रखा था, वो भी आसान समीकरण था। तो 3 वाला कौन सा है हमारा? s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी हो गया। ओके, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो t की वैल्यू क्या है? 6 है, t की वैल्यू 6 है हमारी, तो यहां हम 6 रख देंगे। अब s बराबर कितना हो गया? 6 और 3 9। अब बताइए s का मान कितना आया? 9 आ गया। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः अभीष्ट हल आप लिख सकते हैं, अभीष्ट हल। या फिर आपका जो हल हुआ है वो क्या हुआ है? s बराबर आपको 9 मिला है और t बराबर क्या मिला है आपको? 6। ये ना समोसा जो है, समोसा कितने रुपए का मिला है आपको? 9 रुपए का मिला है। समोसा कितने रुपए का? 9 रुपए का मिला है। और टी है ना, चाय जो है वो 6 रुपए की रहेगी आपकी, है ना। इस प्रकार से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। बढ़िया रहा सवाल। चलिए, और कोई डाउट हो तो इसमें बताना आपको। प्रतिस्थापन विधि आज हम पढ़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये विधि पढ़ना, क्योंकि हम बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आगे करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा सवाल, जो कि हमारे प्रश्नावली 3.2 से चलता आ रहा है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है ना। परंतु इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसका समीकरण नंबर 1 हो गया और इसका हो गया समीकरण नंबर 2। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा नाराज हो गया। नाराज कैसे हो गया? इसने कहा कि मैं जो हूं, पहले वाला जो समीकरण है, मुझ में अगर 3 का इंटू कर दें तो मैं दूसरा बन जाऊं। कैसे? देखिए, ये जो आपका है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3। तो इस समीकरण में दोनों तरफ में अगर 3 का इंटू कर दूं तो 3 का अगर इंटू इधर कर दूं, 3x माइनस वाई बराबर 3 इंटू 3, तो ये होगा 3 3 9x और ये होगा 3y और ये होगा 9। तो ये वाला समीकरण बन गया। तो हुआ क्या कि समीकरण नंबर 1 पर और दूसरा, ये आपस में क्या आश्रित समीकरण है। ये वाला जो समीकरण है ना, ये आश्रित समीकरण हो गया इस पर। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी
कि पहली कंडीशन आपको बताई थी यूनिक अद्वितीय हल की बताई थी, अद्वितीय हल की बताई थी। फिर दूसरी मैंने आपको कहा था कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं। और तीसरी कंडीशन में आने आपको बताई थी अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल, ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। हाँ, तो एक्स और वाई के मान किस स्थिति में ही निकलना संभव है? सिर्फ अद्वितीय विधि में ही एक्स और वाई के मान निकलना संभव है। इन दोनों स्थितियों में हमारे एक्स और वाई के मान निकलना संभव नहीं है। तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुए, ये इस पे क्या है, आश्रित है। तो यहां हम इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि साहब हमारी a1 की जो वैल्यू है वो तो 3 है, b1 की वैल्यू है वो -1 है, यहां पर भाई है ना तो -1, c1 की वैल्यू हो गई हमारी 3, हाँ, फिर a2 की वैल्यू हो गई हमारी 9, b2 की वैल्यू बताइए -3, c2 की वैल्यू बताइए ये वाली 9। अब देखिए इनमें हम क्या करते हैं, अनुपात चेक करते हैं। तो 3 के अपॉन में 4 चला गया, 9 चला गया, -1 के अपॉन में -3 चला गया, फिर 3 के अपॉन में फिर 9 चला गया। अब बताइए यहां पर किस प्रकार से कैंसिल हो रहे हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3, 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहां पर भी तीनों कंडीशनें आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो हम यहां कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर है c1 बाय c2 के। तो इस स्थिति में हम x और y के मान नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल हो गया। यहां पर हम x और y के मान नहीं निकाल सकते, है ना। अतः समीकरण, अतः निकाय का अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे हल हो सकते हैं, हम उनको नहीं कह सकते हैं कि क्या क्या हल हो सकते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहां पर दोनों इक्वेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब मैं ये भी बता देता हूं किस प्रकार से कैंसिल होगी। समीकरण क्या थे हमारे, ये वाले समीकरण। आप इस प्रकार से सवाल का उत्तर दे सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू किस वाले में है, सिर्फ अद्वितीय हल वाले में संभव है, परंतु अनंत अनेक हल का रेशो क्या बनता है, वो ये वाला बनता है। अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल का जो अनुपात बनता है वो ये वाला बनता है। मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले जो मैंने आपको तालिका बनाई थी पिछली क्लास में, उस तालिका को आप जरूर थोड़ा सा विजिट उसको देखें, आप वहां से आप समझ जाएंगे कि क्या वास्तविकता है यहां पर। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर अगला हमारा जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा सवाल। प्रश्न क्रमांक पहले का हमारा चौथा जो सवाल है, फोर्थ वाला सवाल। तो इस सवाल पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब होता क्या है, कई बार बच्चों को बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं पता होती है, तो आप एक बार ध्यान दीजिए। अगर हम 5.23 में अगर हम 10 का इंटू कर दें तो डायरेक्ट आप इंटू कर सकते हैं 10 का। कैसे, यहां पर जो डेसिमल है ना इसको आगे चला दीजिए, तो 2.3 चला गया, हो गया ना। हाँ, ये वाली कंडीशन। दूसरी वाली क्या हो गई, जैसे मान लीजिए कि 3.1278 है और आप अगर 100 का इंटू करें तो दशमलव को 2 बार आगे चला दीजिए, 312.78 चला दीजिए, क्योंकि 10 का इंटू करने या 100 का इंटू करने या 1000 का इंटू करेंगे किसी भी संख्या में तो दशमलव आगे की तरफ जाएगी। ये बेसिक चीज हो गई। अब तीसरी चीज आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि कई बार होता क्या है कि अगर संख्या आपके पास 3 पॉइंट करके आ जाए और डिवाइड वाली आ जाए, थोड़ा ये भी बात ध्यान रखिए। तो जब हम 10 का भाग लगाएंगे ना तो दशमलव आपके पीछे की ओर चलेगी, कहां चलेगी, 5.32 पे चली जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग बात को। हाँ, अगर मान लो मैं यहां कर दूं कि चौथा वाला सवाल इस प्रकार से ले लूं कि 732
और नीचे से अगर यहां मैं 100 लगा दूं तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि डेसिमल नहीं, डेसिमल है, कहां पर है, दशमलव यहां पर है। जिसका कोई दशमलव नहीं उसका दशमलव यहां रहता है ना, कहां रहता है, यहां रहता है। तो ये जो दशमलव है ये कहां जाएगा, ये 2 बार का पीछे चलेगा, तो 7.32 आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दशमलव वाले में या फिर किसी भी संख्या में 10 का गुणा और 10 का भाग, ये वाली हो गई स्थिति हमारी गुणा की हो गई, मतलब मल्टीप्लाई की होगी, मल्टीप्लाई वाली स्थिति हो गई। ये वाली स्थिति हो गई हमारी डिवाइड वाली हो गई, यानी कि भाग वाली स्थिति हो गई। तो 10 का गुणा और 10 का भाग बहुत आसान से हम सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लो 6 में आपको 10 का गुणा करना है तो आप 60 लिख सकते हैं, है ना। अगर 6 में आपको 10 का डिवाइड लगाना है तो आप इसको 0.6 लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि दशमलव तो आपकी कहां है, दशमलव आपकी यहां पर है अभी, तो वो दशमलव इधर आएगी तो एक जीरो इधर, तो बहुत सारे जीरो, तो इस प्रकार से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गुणे में दशमलव कहां चलती है, अगर गुणे वाली प्रोसेस हो तो दशमलव आगे की ओर चलती है और यहां पर पीछे की ओर संख्या चलती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है, कोई आगे चलता है तो कोई पीछे चलता है। तो आगे कौन चलता है, 10 का गुणा करेंगे तो आगे चलेंगे, है ना। 10 का अगर हम गुणा करेंगे या 100 का गुणा 1000 का गुणा करेंगे दशमलव वाली संख्या में तो दशमलव आगे की तरफ चलेगी, और 10 का या 100 का या 1000 का अगर हम भाग लगाएंगे तो दशमलव पीछे की तरफ चलेगी। तो कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है, ये वाली प्रोसेस हमारी हो जाएगी। अब हमने क्या किया, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हमने ये ध्यान लगाया कि यहां पर 0.2 है, यहां पर 0.3 है और यहां पर 1.3 है। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण नंबर 1 में हम, और ये हो गया समीकरण नंबर 2, तो दोनों में हम 10 का गुणा कर देते हैं। कितने का गुणा करते हैं, 10 का। तो जब समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 तथा 2 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, और दोनों पक्षों में होगा 10 का गुणा, है ना, पूरे समीकरण में हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, 10 का अगर हम गुणा कर दें 0.2x में, प्लस आपका है 0.3x, y है यहां पर, हाँ यहां पर y है, फिर यहां पर भी आप 10 का y है, यहां पर देखिए यहां y है, हाँ फिर उसके बाद में 1.3 में भी आप 10 का इंटू इस प्रकार से कीजिए। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद में आपका बढ़िया वाला समीकरण इस प्रकार से बनेगा, जब 10 का इंटू होगा तो दशमलव आगे चलेगी, तो ये हो जाएगा आपका 2x, फिर यही 10 का इंटू यहां पर होगा तो ये हो जाएगा आपका 3y, फिर इसी 10 का इंटू यहां पे तो नहीं होगा, कहां होगा आपका इंटू, यहां होगा, इन दोनों का आपस में होगा, तो ये हो गया 13 हो गया डायरेक्ट। दशमलव का, दशमलव क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। अगर हम किसी भी संख्या में दशमलव की वाली या किसी भी प्रकार की संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा बढ़िया सा समीकरण नंबर 1 हो गया। वैसे तो एक हमने इसको नाम दे दिया है, तो आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, नहीं तो इसको 3 दे दीजिए, ठीक है 3 दे दिया आपने। चलिए, और उसके बाद में आप क्या करें कि यहां पर आप करें, अगली प्रोसेस भी आपकी क्या थी, ये वाली प्रोसेस थी। अब दूसरे में भी आपको इंटू करना है, तो दूसरा वाले में आप देखिए यहां पर हो गया 10 का इंटू करेंगे तो 0.4x प्लस 0.5y ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां पर 2.3 में भी 10 का इंटू होगा। दोनों पक्षों में समान संख्या का हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। अब क्या स्थिति बन पा रही है यहां पर स्थिति ये बन पा रही है हमारी, देखिए तो 10 का जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 5y लिख सकते हैं, और इसको आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर आपका 4। बात आ रही समझ में आपको, ठीक है। एक बार और बेसिक कैलकुलेशन में आपको और क्लियर कर देता हूं। होता क्या है कि कई बार 2.3 में बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से इंटू करें, तो यहां से भी यह भी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि जब 0 का इंटू 3 में करेंगे तो 0, फिर 0 का 2 में करेंगे तो 0, फिर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 का 3 में करेंगे तो 3, और 1 का 2 में करेंगे तो 2। अब क्या स्थिति बन पा रही है, यहाँ पे जोड़ने की स्थिति बन रही। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 2। हाँ,
अब 230 नहीं होगा इसका, इसका क्या होगा, ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद में कितने अंक पीछे हैं, एक अंक है, तो एक अंक पीछे से आप शून्य लगा सकते हैं। तो 23.0 को हम डायरेक्ट 23 लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। एक प्रोसेस, और डायरेक्ट वाली प्रोसेस तो आपको पता ही चल गई है कि कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है। ओके, अब हम यहाँ पे इसको रफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो सवाल जो है हमारा उस पर हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं भैया, बढ़िया तरीके से यहां पर आ जाएंगे हम इस प्रकार से। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से, अब ये हो गया ना हमारा ओरिजिनल समीकरण, तो समीकरण नंबर 3 में से x के मान को हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, आप स्टेप को समझना, है ना। तो समीकरण 1 में से, समीकरण 3 में से, है ना, 3 में से x के मान को निकालते हैं, है ना, निकालने पर, ठीक है। अब देखिए मैंने लिख दिया 2x + 3y = 13 हो गया। हाँ, अब यहां से क्या करेंगे, 2x करेंगे, फिर 11, ये 13 हो गया, माइनस के 3y इधर आ गए हैं। हाँ, फिर x बराबर आपका हो गया 13, ठीक है। 13 माइनस में 3y, अपॉन में कौन चला गया, 2। ये वाला आप समीकरण बना सकते हैं। अगर आपने इसमें छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। चौथे के बाद में ये 5वां समीकरण हो गया आपका, ले लिया 5वां। हाँ, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, हमने प्लस का 3y कहां चला गया भैया, माइनस में चला गया, माइनस में चला गया। और ये जो इंटू में रहता है वो कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। चला गया, नहीं चला गया, नीचे चला गया। इसको आप मेन अपॉन बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से ये पूरा अपॉन लगाना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 13 माइनस 3y और यहाँ पर ही 2 लगा देते हैं। तो ये थोड़ी होगा x के वैल्यू, वो टोटल अपॉन में जाएगा वो नंबर, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को हमने x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में से निकाला है, तो हम इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, ये वाले समीकरण में, ये वाले रखेंगे चौथे समीकरण में, है ना, 4 में। निश्चिंत रहें, भले आप इनको भी समीकरण नंबर 1 और 2 आप मान सकते हैं, अगर यहां डायरेक्ट ना माने तो मान सकते हैं ना। हाँ, तो रखेंगे। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं हम, 4x + 5y बराबर में 23। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, रखेंगे। अब हो गया हमारा 4, है ना, देखिए ये हो गया 4। 4 के बाद में हम यहां पर इस प्रकार से ऐसा वाला बॉक्स लगा लेना है आपको। हाँ, अब x के बाद में 4 हो गया, फिर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y होल अपॉन में 2। फिर ये वाला क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर प्लस का 5y लिखेंगे, 5y बराबर में 23। यहां तक आ सकते हैं आप बच्चों। x की जो वैल्यू है 13 माइनस 3y अपन में 2, तो 13 माइनस 3y अपन में 2 मैंने यहां पे रख दी है, रख दी इस वाले x की जगह है, रख दी है, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा कि ये जो 2 है इस 4 को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अगर हो तो कीजिए, अगर कैंसिल नहीं हो तो ना करें आप, है ना। तो 2 से 4 को आप कैंसिल कर दीजिए। कितनी बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 2, फिर 13 माइनस 3y लिख देंगे हम। तो 2 13 माइनस 3y, 2 13 माइनस 3y। फिर यहां पर क्या स्थिति बन पा रही है, 13 माइनस 3y बन पा रही है, प्लस में 5y बराबर 23, प्लस में 5y बराबर में 23, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है आपको। हाँ, अब 2 का इंटू आप कर दीजिए, 2 का इंटू आप क्या कर देंगे, आगे कर दीजिए यहां पर। तो 2 का इंटू 13 में करेंगे तो कितना होगा 26, और 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 दूना 6y प्लस में 5y बराबर में 23, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में 26 में से 6 आपको घटाना नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हुआ क्या कि ये वाली क्या थी आपकी, ये जो 6y है और 5y है, इन दोनों का ही मिलन हो पाएगा,
हाँ, क्योंकि 26 के पास y थोड़ी ना है, 6 के पास y है और 5 के पास y है। आपकी पूर्णांक संख्या कौन कौन सी, -6 और +5, इन दोनों के पास y है ना, तो ये दोनों ही बात होगी ना, ये भी बस है और ये भी बस है, ये बस थोड़ी ना है। हाँ, तो यहां कितना होगा आपका 26। अब यहां क्या बचने वाला है, माइनस का y बचने वाला है, बराबर में आप 23 लिख दीजिए। 23 हो गया आपका। हाँ, कितना हो रहा आपका, देखिए बढ़िया तरीके से यहां जो है हमारा सवाल ये हो गया 23। हमने क्या किया, यहां पर समीकरण को एक बार फिर से देख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 में 10 का गुणा करने पर ये हो गया आपका 2x हो गया, ये 3y हो गया और ये 13 हो गया। फिर यहां पर भी हमने 10 का इंटू किया, 4x हो गया, 5y हो गया और 23 हो गया। ठीक है, फिर हमने इसमें से x का मान निकाला, तो x प्लस 13y बराबर 13 हो गया। फिर हमने 3y उधर गया, माइनस में चला गया, तो 13 माइनस 3y हो गया और 2 नीचे आ गया। तो 13 माइनस 3y अपन में 2 को हमने 13 माइनस 3y अपन में 2 को नीचे रख दिया और रखा किसमें, हमने नीचे वाले समीकरण में, इस वाले में, इसमें से निकाला और इसमें हमने रख दिया। अब इसमें रखने के बाद में क्या हो रहा है, इससे इसको कैंसिल कर दिया 2 बार में, तो 13 दूना 26 और हाँ 2 तिया 6 हो गया और प्लस में 5y चल रहा है हमारा, प्लस में 5y बराबर में 23 चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 23। हाँ, तो ये हो गया हमारा, यहां पर माइनस के भाई माइनस y बराबर 23 माइनस में 26, इतना हो सकता है। प्लस का 26 कहां चला गया, प्लस वाला साइन है, तो ये उधर गया तो माइनस में चला गया। माइनस y बराबर यहां पर 23 और 26 का जो डिफरेंस हो रहा है वो माइनस का 3 हो रहा है, तो y की वैल्यू फाइनली आपकी कितनी बन गई, 3 बन गई है। ओके, हाँ, अब y की वैल्यू को हम कहां रखेंगे, y की वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, जो हमने बनाया था ना प्यारा से, ये जो बनता है हमारा ये वाला, इसमें हम x y की जगह वैल्यू रख देंगे। तो x बराबर 13 माइनस 3y अपन में 2, x बराबर 13 माइनस 3y अपन में 2, क्या हुआ, y बराबर 3 को समीकरण y बराबर 3 को समीकरण किसमें रख रहे हैं, समीकरण किसमें रखा है हमने, इसमें 5 में, समीकरण 5 में काफी कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं, तो आप क्या करें, हर बार इसको समीकरण नंबर 1 और 2 लिख सकते हैं आप, पर कंडीशन इस प्रकार की बन रही है। तो देखिए x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू आप लिख देंगे 3 अपॉन में 2। अब ये होगा 13 माइनस 3 तिया 9 अपॉन में 2, और 13 में से अगर 9 घटे तो कितने बचे, 4 बचे, और 4 अपन में 2, फाइनली x की वैल्यू 2 आ गई है। तो ये आपके सवाल का हल हो गया। ओके, हाँ, तो अतः हल x बराबर कितना हो रहा है 2 और y बराबर कितना हो रहा है 3, ये फाइनल आंसर इस सवाल का रहेगा। हमने इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। डेसिमल वाला सवाल था, पूरी प्रोसेस हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। आप इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ हाँ, दूसरी बात, अगर प्रश्न में बोला जाए प्रतिस्थापन का तो ही आपको करना है, नहीं बोला जाए तो आप इसको विलोपन से भी कर सकते हैं, पर प्रतिस्थापन का बोला जाए तो आपको प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करना है। ओके, अब इसका थोड़ा सा मैं कहता हूं कि इसका क्रॉस चेक कर लीजिए। आपकी x की मान कितनी आई, x की मान आई आपकी 2i, x की मान 2 आई और y की मान 3 आई, y की मान 3 आई। अब थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, यहां वाले में देखिए, अगर x की जगह मैं यहां 2 रख दूं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस फिर y की जगह मैं कितना ना रख दूं 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब बताइए 9 और 4 कितना हो रहा, 13 हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा भैया 13। हाँ, उसके बाद में यहां पर भी चेक कर सकते हैं, x की जगह, हाँ, तो यहां कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे, तो जब 2 रखेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। फिर y की जगह कितना रखेंगे आप, 3 रखेंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15। बोलो भैया 8 और 15 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो सही है हमारा सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। तो यहां से आप कंपैरिजन करके तुलना कर सकते, वैल्यू रख के आप चेक भी क्रॉस कर सकते हैं। यह हमारे सवाल का फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। बहुत शानदार सवाल है अगला सवाल भी, इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो प्रश्न है
आपको रेखिक समीकरण के युग्म दे दिए गए हैं और इनको भी आपको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, इससे आपको सॉल्व करना है। ओके, हाँ। तो देखिए, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, आपने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको आपने ले लिया 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब यहां से आप क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 से s का मान x का, है ना, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ऐसा आप लिख सकते हैं, निकालने पर। तो भैया आपने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं कैसे इसका वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखिए। ये हो गया √2 यानी करणी 2x बराबर में माइनस के करणी 3y, ये पूरा चला गया उधर। ओके, हाँ। उसके बाद में यहां पर आप माइनस के √3y होल अपॉन में √2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इतना क्लियर है? देखो यहां तो 0 है, यहां तो 0 है ना, तो प्लस का √3y उधर आया तो माइनस में आया, फिर √2 कहां चला गया, करणी 2 नीचे चला गया, है ना। इसको स्क्वायर रूट 2 बोलते हैं, बट करणी भी हम कहते हैं इसको हिंदी में। अब यहां से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अब x के मान को समीकरण, कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण जो हमने बनाया है दूसरे में रखेंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो भैया समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 2 जो है वो है करणी 3x माइनस में करणी 8y बराबर 0। अब हम x की जगह क्या लिखेंगे, हम x की जगह लिखने वाले हैं, ये वाली वैल्यू हम लिखने वाले हैं x की जगह, इस वाले x की, ठीक है। हाँ, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। ये तो करणी 3 बाहर ही रहेगा और ये वाली जो वैल्यू आपकी आ रही है माइनस के करणी 3 y अपॉन में 2 y अपॉन में करणी 2 फिर माइनस के √8 अपॉन में y बराबर 0। क्लियर हो गया आपको? हाँ। अब मैंने कहा कि √2 से √3 तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें, √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करणी 3 में करणी 3 का जब इंटू होता है तो डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए, ये माइनस तो लगाना जरूरी है आपको, है ना। और नीचे हो गया आपका √2 माइनस में √8 y इज इक्वल टू कितना बच रहा है आपका 0। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर √3 का √3 में इंटू हुआ तो आपने डायरेक्ट 3 कैसे लिख दिया। हाँ, मैंने ये भी चीज आपको पहले बताई थी कि जब भी होता क्या है, √3 का इंटू √3 में होता है तो आप डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। ओके, क्या होता है कि √3 इंटू 3 होता है तो एक 3 आपका बाहर चला जाता है, पेयर बन के बाहर चला जाता है। तो आप अगर समान संख्या है तो आप उनको लिख सकते हैं। एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये भी है कि √3 में अगर √3 को जोड़ना है, करणी 3 में अगर करणी 3 को जोड़ना है तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 करणी 3 लिखेंगे। ये भी बात ध्यान रखें आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो समान है परंतु एक बस और दूसरी बस, तो कितनी बस हो गई, 2 बस हो गई ना यहां पर। हाँ, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणे में आप करणी ना लिखे, डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लिया हमने, इसके नीचे ले लिया एक ले लिया। अब हम √2 का इंटू 1 में करेंगे। देखिए अब √2 का इंटू 1 में करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका √2, फिर हम यहां पर ऐसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे छोटे से आपके अपोन है तो आप उनको क्या लिखें, इस प्रकार से बड़ा वाला अपोन लीजिए, नीचे नीचे इंटू करिए। अगर बीच में माइनस का साइन है तो √2 का इंटू 1 में करेंगे तो √2 हो गया। हाँ, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे। बात आ रही समझ में, किसका इंटू किस में करेंगे, हम इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो -3y में 1 का इंटू होगा, ये मैंने कर दिया आपका, है ना। अब फिर आगे माइनस है और करणी 2 में करणी 8 का, तो करणी के अंदर आप 16 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 16,
ठीक है। हाँ, अब 1 का इंटू करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो 1 का अगर इसमें हम गुणा करें तो माइनस के 3y ही आएगा, माइनस के 3y ही आपको लिखना है, और माइनस में 4y यहां पर होने वाले हैं। कितने भाई? 4y। तो करनी 16 की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? 4 हो रही है। करनी 16 की वैल्यू 4 होती है, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो एक 4 आपका बाहर चला गया, 4 इंटू 4, 4 चौके 16 होते हैं, तो एक 4 बाहर चला गया तो 4। ठीक है, आज से आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क मैं देने वाला हूं। होमवर्क क्या रहेगा आपका? ध्यान दीजिए, होमवर्क यही है आपका कि आपको 1 से कम 20 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? वर्ग याद करना है। ठीक है ना, वर्ग याद करना है और लिखना भी है। वर्ग याद करना है और लिखना भी है, आपको लिखना भी है। हाँ, क्योंकि होता क्या है, कई बार बच्चों को मैं अगर ऐसा कहूंगा कि 16 का कितना हो रहा है तो 4 बोलना है, रूट के अंदर 169 का कितना होता है तो आपको डायरेक्ट 13 बोलना है, रूट के अंदर 225 का बोलूं, 225 का बोलना है तो 15 बोलना है। तो होता क्या है कि जब आपको स्क्वायर याद रहेंगे, और स्क्वायर कैसे निकलते हैं? 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर सभी को याद होगा, 2 इंटू 2 बराबर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3 बराबर 3 3 जा 9। तो ऐसे आप कहां तक लिखेंगे बच्चों? 20 के स्क्वायर तक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो करनी 16 की वैल्यू हमने वहां पे क्या निकाली है? 4 निकाली है। वो कैसे आएगी? डायरेक्टली आप वहां से भी पता कर सकते हैं। चलिए, इतना तो हर बच्चों को पता भी होना चाहिए। हम सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमारा चल रहा है ये वाला सवाल। ठीक है, तो यहां पे हम कहां तक चले गए थे? यहां पे 4y हो गया था, बटे में करनी 2 और 0, बटे में कितना चल रहा है? करनी 2 और यहां पर 0 ले लिया। अब -3y और -4y माइनस के 7y हो गए, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का इंटू इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करनी 2 कहां चला गया? 0 के इंटू में चला गया, तो माइनस के 7y बराबर कितना हो गया? फाइनली 0। किसी भी नंबर में अगर हम 0 का इंटू करें तो 0 आएगा, और y बराबर 0 अपन में -7, तो फाइनली y की वैल्यू 0 ही रहेगी। हाँ, y किसी भी नंबर में अगर 0 में अगर 7 का भाग लगे तो संख्या क्या आएगी? 0 आएगी। अब y की वैल्यू तो 0 आ गई, y की वैल्यू को हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो y बराबर 0 को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y बराबर 0 को समीकरण 3 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर -3 करनी, x बराबर -3 करनी y अपॉन में करनी के अंदर 2, ये वाला समीकरण है हमारा। अब y की जगह क्या चिपका देंगे? धीरे से 0 चिपका देना आप। तो भैया ये आ गया आपका 0, यहां पे चिपका दिया। तो 0 सबको 0 बना देता है, तो 0 का अगर हम इसमें इंटू करेंगे तो फाइनली 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 हो गई है ना। तो अतः आपका जो हल है, अतः हल x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0 है इस सवाल का। दोनों आपके x और y 0 है। आप कंपैरिजन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम x और y की जगह दोनों की जगह 0 0 लिख दें तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहां पर भी 0 रखें x की जगह और y की जगह भी 0 रखें तो 0 - 0 मतलब 0 ही रहेगा। यहां से भी हम तय कर सकते हैं। हाँ, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो क्या आपको किस प्रकार के आपको समझ में आ गई ये जो चीजें आज हमने की थी? प्रतिस्थापन विधि की थी, प्रतिस्थापन विधि ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे रिलेटेड हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हमने किए हैं। आप जरूर इन क्वेश्चंस की आप लोग तैयारी करना, और होमवर्क जो मैंने आपको दिया है इस पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आपको बढ़िया परसेंटेज बनाने हैं तो हर चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट आपको बोल दूंगा रूट के अंदर 361 की वैल्यू, जल्दी से बताइए कितनी होगी, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देना है। ओके, तो कैसे की लगी आज की आपको क्लास, ये आप जरूर बताएं इसके ऊपर। ओके, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहां पर हम लोग बात करें आज, तो
विनर्स की जो हमारी ऑफिशियल चैनल है इस पे आप कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से जो भी मैंने आपको पढ़ा है यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, लिखित में हर चीजें आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। और आप देख ही रहे हैं विनर्स का ऑनलाइन स्कूल है, इस स्कूल को यहाँ से आप कनेक्ट होके अपने मित्रों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बढ़िया सा सपना बनाइए क्लास 10th में बेहतर परसेंटेज के लिए। और आगे की हम लोग बात करें तो कुछ सोशल मीडिया की हमारे चैनल्स हैं, यहाँ पर ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं विनर्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप क्लास 10th की आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, हर विषय में सारी तैयारी आपको करवाई जाएगी। और बताइए कमेंट बॉक्स में आज की क्लास कैसी लगी। अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और मिलते हैं बच्चों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।